नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टूडेंटों वाला पे। तो जैसा कि आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो आगामी फरवरी माह में प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के इकोनॉमी से क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि जब किसी देश में किसी प्रतिभा को जब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और उस प्रतिभा को अपना जो है कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, तो वो प्रतिभा जो है कि दूसरे देशों में पलायन करने लगती है और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रतिभा पलायन कहते हैं। और प्रतिभा पलायन को हम लोग ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, जिसमें कि जिस देश की प्रतिभा होती है वो जो है कि दूसरे देशों में चली जाती है, क्योंकि वहां पे उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होती है, जिससे कि वो अपने जो स्किल को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाए और लोगों को दिखा पाए और उसकी जो स्किल है उसका अधिकतम उपयोग कर पाए वो। और प्रतिभा पलायन की स्थिति भारत में तो काफी देखी जाती है, क्योंकि जो अच्छे आईआईटी से पढ़े बच्चे होते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, वो अक्सर बाहर की कंपनियां उठा के लेके चली जाती हैं। और जो हमारे देश में, जैसा कि इसी बार जो इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था, उसके जो इस टाइम इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने भी कहा था कि जो भारत में जितने भी आईआईटीएन है उनमें जो मैक्सिमम है वो बाहर चले जाते हैं। अगर वो भारत में ही रहे तो भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है और नासा से भी आगे जा सकती है, लेकिन उनको अपने इच्छानुसार काम करने का, अपनी स्किल दिखाने का और उसके अनुसार उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि वो प्रतिभा दूसरे देशों में चली जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का फुल फॉर्म क्या है। ईपीएफ का मतलब ये होता है कि ईपीएफ एक प्रकार का फंड होता है जिसमें कि कुछ पैसे सरकार डालती है और कुछ पैसे कर्मचारी की सैलरी से डिडक्ट होते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ सरकारी जॉब में नहीं होता है, इसका ये जो है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें भी अवेलेबल होता है, जिसको कि हम लोग साधारण भाषा में पीएफ अकाउंट बोलते हैं। अगर पीएफ अकाउंट में कुछ पैसे जो है प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं उनमें कुछ प्राइवेट कंपनियां पैसे देती है और कुछ सरकार जो है सरकार के जो पर्सनल के खाते से डिडक्ट होते हैं। कुछ पैसे सरकार देती है और कुछ पैसे जो है कि कंपनियां देती है। और इसका आंसर होगा प्रोविडेंट। और प्रोविडेंट का मतलब कर्मचारी भविष्य निधि। और ये कर्मचारी भविष्य निधि जो है, ये जब कोई कंपनी का पर्सनल जो है कि रिटायरमेंट के टाइम या फिर वो अपना कुछ एक अवधि के बाद अगर वो अपना पीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकालना चाहे तो वो पैसा निकाल भी सकता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब एक व्यक्ति काम करने की उम्र में ना हो, जब उसकी एज ज्यादा हो जाती है, 60 प्लस हो जाती है, उस टाइम पे जो है कि ये जो खाता निधि है इसका काम किया जाता है, ये काम में आ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब होता है एक पर्सनल की हेल्थ से रिलेटेड होता है। और पर्सनल हेल्थ मतलब कि जब किसी व्यक्ति की हेल्थ मतलब जो उसकी शारीरिक और मानसिक जब वो स्थिति जब फिट होता है तो उसको हम लोग वो अपना एक अच्छा आउटपुट दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति मेंटली या फिजिकली फिट ना हो तो वो जो है कि अपनी जो है कि अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाता है। और इसका जो है आंसर होगा सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन से जो है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का कोई रिलेशन नहीं है। और जो सामाजिक समानता इसका कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं होता है। और जो इसका सामाजिक समानता जो है वो सामाजिक समानता एक मेंटल स्टेट होती है। अगर समाज में समानता बनी रहेगी तो वहां पे जो है कि एक व्यक्ति का जो काम करने का जो तरीका होगा वो सुलझा हुआ और जो है कि वो अपने स्किल का आउटपुट ज्यादा दे सकता है और वो अपनी क्रिएटिविटी लेवल को भी बढ़ा सकता है अगर उसका जो सामाजिक समानता
वो अगर उपलब्ध हो तो। और दूसरा ऑप्शन दिया है सार्वजनिक स्वच्छता। सार्वजनिक स्वच्छता का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक स्वच्छता में जो कूड़ा, इसका मेन अर्थ जो सार्वजनिक स्वच्छता का है वो कूड़े करकट से है, क्योंकि अगर जो डस्टबिन में जो नहीं अप्लाई होते हैं, डस्टबिन वगैरह का यूज होता है, डस्टबिन वगैरह का जो यूज होता है वो सार्वजनिक स्वच्छता के लिए ही होता है। अगर सार्वजनिक स्वच्छता उपलब्ध एक जगह है तो वहां पे डेंगू, मलेरिया आदि जो कि बैक्टीरिया जो है वो नहीं पनपते हैं, जिसके कारण हमें डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां नहीं होती है। और इससे समाज को काफी बेनिफिट मिलता है, लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसका भी जो है कि संबंध व्यक्तिगत स्वास्थ्य से है। और सद्भाव का मतलब ये हो गया कि सद्भाव जो है एक प्रकार का सबके साथ समान भाव करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग सद्भाव बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। सकारात्मक अर्थशास्त्र, ये दिया है सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो लिखा हुआ है, कम विकसित देश के लिए विलासिता के सामानों का अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो देश गरीबी में डूबे हुए हैं उनमें जो है कि बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजों का अगर लोग यूज करने लगेंगे तो वहां पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज होती है वो जो गरीब लोग होते हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कि उस देश की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली जो चीजें हैं वो उनका जो है कि उनका भी खर्च वहन नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जो कम विकसित देश है, जैसे कि इसका लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो हो गया आपका पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान में जो है कि कुछ समय पहले जो है कि लग्जरियस चीजों का बैन कर दिया गया है, क्योंकि लग्जरियस चीजें जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी के लिए तो अच्छी है, लेकिन एक छोटी इकोनॉमी और जो इकोनॉमी काफी समय से श्रिंक कर रही हो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। और ऑप्शन ये दिया है कि मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। और ये कहीं से बात सही नहीं कि मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है लेवल पे कि मुद्रास्फीति किस लेवल पे और अपस्फीति किस लेवल पे। अपस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन और मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन जो होता है उसमें एक देश की करेंसी, इकोनॉमी और वहां की वस्तुओं तीनों का दाम साथ साथ बढ़ता है। और डिफ्लेशन जो होता है वहां की इकोनॉमी श्रिंक करने लगती है और वह करेंसी की वैल्यू घटने लगती है, और साथ ही साथ सामान की वैल्यू भी घटती है, लेकिन कम दर से घटती है। जितनी दर से इकोनॉमी घटती है उससे कम दर से घटती है, जिसके कारण कि सामान वहां पे ज्यादा महंगे हो जाते हैं, महंगे। और ऑप्शन नंबर बी दिया है कि धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। इसका ये साफ साफ मतलब होता है कि जो है सबको इक्वल, जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वल करना चाहिए, जो कि लगभग इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये हो गया, धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाने लगा, अगर ये धन और आय के वितरण में असमानताएं जब कम होने लगती है तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ने लगती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इसको करने में इसका ये मतलब होता है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो मतलब कि जो वहां के एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका भी ये हो जाएगा कि उनके पास अधिक धन है तो उनके जितना धन तो इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। इसका ये संबंध जो है कि दिया हुआ है कि धन की आपूर्ति में वृद्धि मतलब कि जो उस देश में धन की आपूर्ति होती है उसमें अगर वृद्धि होने लगे तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि। ऐसा कोई बात नहीं है कि मूल्य वृद्धि तो इन्फ्लेशन से होती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और इजी होने का मतलब ये नहीं है कि
आप इसको पढ़ेंगे तभी, इसको बिना पढ़े हुए व्यक्ति भी या छात्र भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों, लिखा है अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम, ठीक। जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, और ये दिया है प्रदूषण, और एक दिया है आर्थिक विकास। और इन तीनों का अर्थ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण और आर्थिक विकास। प्रदूषण किससे संबंधित होता है, तो प्रदूषण जो है पर्यावरण से संबंधित होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित होता है। और प्राकृतिक संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है कि पर्यावरण में, हमारे आसपास सराउंडिंग में, जमीन में, पानी में, वहां पाए जाते हैं। और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी बात कर रहा है। जब वहां पे कोई आर्थिक विकास जहां पे भी होगा तो वहां पे कंक्रीट का यूज, कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड का बनना और रेलवेज का बिछना, जिसके कारण कि हमारे जो है कि जंगल और मुख्य रूप से जंगलों का कटाव होना, तो ये पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और इसका आंसर जो होगा वो होगा पर्यावरण अर्थशास्त्र। और पर्यावरण अर्थशास्त्र, अगर हम इसका पर्यावरण अर्थशास्त्र में जो है कि जितनी भी ग्रीन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी, अगर हमको अपने जो है कि अपने अस्तित्व का जो है कि अपने अस्तित्व को बचाना है तो पर्यावरण का रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग कितना भी विकास कर ले, हम लोग खुद ही सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा विकास कर लिए लेकिन अगर हमको लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी तो फिर हमारे विकास का कोई मतलब ही नहीं निकलता। क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बेसिक नीड है, अगर हमको पीने के लिए स्वच्छ पानी ना मिल पाए तो वो भी हमारी बेसिक नीड है जो कि पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पर्यावरण में जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे जो है कि ताजा पानी जो है कम, उसकी कमी देखी जा रही है। और इसमें जो है कि बहुत ज्यादा पानी में भी प्रदूषण होने लगा है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और इसका जो है कि लेटेस्ट एग्जांपल आपको दिया जा रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल जो है कि अभी पिछली साल जो ठंडी हुई थी उसमें जो इंग्लैंड है वहां पे अब तक की वहां के टेम्परेचर में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई थी। वहां पे सूखा पड़ गया था और जो वहां की रेल की बिछी पटरियां थी उनमें जो है कि तनाव आके वो फैल गई थी, वो अपने जगह से पिघलने लगी थी। और इस कारण वहां की जो इकोनॉमी है बहुत बुरी तरह से जो है पिट गई थी। लेकिन फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि फिर वहां के लोगों ने इन्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और जिस वजह से वो अब धीरे धीरे पर्यावरण की जो है कि रक्षा करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका मतलब यही है कि साफ साफ इसका आंसर विप्रेषण होगा। विप्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस। जो मैं भारत के संदर्भ में बताता हूं कि जो है भारत में जितने भी मतलब भारत में जो भारत के जितने भी भारत दूसरे देशों में जाके कमाते हैं तो वो जो है वहां की मुद्रा में अपनी कमाई करते हैं। और वहां की मुद्रा में अपनी कमाई करते हैं तो जो वहां से वो पैसा भेजते हैं तो वो वहां की मुद्रा में आता है। लेकिन हमारा जो रिजर्व बैंक है वो उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके उसको जिस खाते में भेजा गया होता है उस खाते में लाके लगा दिया जाता है। और विप्रेषण ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो इंग्लिश अर्थ है रेमिटेंस वो काफी सुटेबल और बहुत बार आपको सुना हुआ लग रहा होगा। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है
उसमें जो है रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा भंडार में 5 चीजें काउंट की जाती है, जिसमें कि एक देश का जो डॉलर है, और एक होता है वहां के जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वो, और एक एसडीआर राइट्स होते हैं, जो कि जिसको हम लोग जो कि 5 विकसित देशों की करेंसी होती है, उनसे बना होता है एसडीआर राइट्स। और एक होता है जो ये जो हमको रेमिटेंस प्राप्त होते हैं उनसे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर बाहर होते रहते हैं, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है के रूप में। इसका ये मतलब है कि जब मौसम अच्छा होता है, जब फसलों की कटाई होती है, जब उनको बेचना होता है, उस टाइम पे किसान जो है कि वो गरीबी के दायरे से बाहर होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ऑफ सीजन चल रहा होता है, जबकि सूखे का समय होता है, उस टाइम पे जो है किसान के पास पैसे नहीं होते हैं और वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, तो उसको हम लोग बिलोडन गरीबी कहते हैं। बार बार अंदर बाहर होना, इसको हम लोग बिलोडन गरीबी कहते हैं। और एक गरीबी का प्रकार और है कि जब किसी काम को करने में वहां पे आवश्यकता से ज्यादा मजदूर जो है वो प्रकट होने लगते हैं, तो वो उसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर उसमें जो है आवश्यकता से अधिक लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें भी वहां भी एक प्रकार की गरीबी होती है। लेकिन वो जो किसान होते हैं वो ऐसे उस वाले जो किसानी होती है उसमें ये प्रकार अक्सर देखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक उत्पाद की बिक्री में एक अनपेक्षित वृद्धि का कारण बनती है। एक उत्पाद की बिक्री में मतलब कि उत्पाद को जब बेचा जाता है, तो स्टॉक का मतलब होता है जितना भी वो उत्पाद जो कि पहले से ही बन के रखा हुआ है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और ये स्टॉक वो जो है कि शेयर मार्केट वाला स्टॉक की बात नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे ये कंपनी में जो रखा जाता है कच्चा माल, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और अनियोजित विसंचय मतलब इसको बाहर जब किसी कंपनी से अगर बाहर जो चीजें जाती है उनका जो है रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, तो उसको हम लोग अनियोजित बोलते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड। अगर कोई भी चीजें अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसका कैलकुलेशन या फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से नहीं रखा जाता है। अगर किसी भी चीज का अगर आप रख रखाव अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो चीजें जो है कि अनियंत्रित होने लगती है, और अनियंत्रित में उसका आपका पता नहीं चलेगा कि कितनी चीजें गई और कितनी चीजें बाकी है। और इसका आंसर जो होगा वो होगा स्टॉक का अनियोजित विसंचय। और जब कोई चीजें अच्छे से रखी जाती है, जब संचय का मतलब उनका जो है कि रखना, और विसंचय का मतलब निकालना, मतलब कंपनी से जब कोई चीजें बाहर जाती है तो उसको हम लोग विसंचय बोलते हैं, और जब उनका कलेक्शन होता है तो उसको हम लोग संचय बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों, सरकारी बाजार और जिसमें मुक्त बाजार और सरकारी हस्तक्षेप दोनों होता है। और इसका जो है कि इसका एक जो है महत्वपूर्ण एग्जांपल भारत है, क्योंकि भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि भारत में जो है कि कुछ सरकारी कंपनियां भी होती है, और भारत में जो है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो मुक्त बाजार होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला, वो भी है। और इसका आंसर भी यही होगा। अब संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार, सरकारी हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व में है, क्योंकि उनको रेगुलेट करने के लिए सरकार भी हस्तक्षेप करती है। और जो पूंजीवादी होती है वहां पे जो है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे सरकार जो है प्रोडक्ट के वितरण या फिर उनको रेगुलेशन के लिए उतना रूल नहीं बनाती, क्योंकि वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स का ज्यादा रोल होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था अमेरिका में देखी जाती है। और जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है वो जो है एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए बस बेचता है, लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जनता का भी ध्यान रखा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। आपूर्ति और मांग मतलब डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है कि वहां पे जो है कि डिमांड के हिसाब से जो चीजों का रेट घटेगा और बढ़ेगा, और वहां पे आपूर्ति जितनी होगी उसके हिसाब से भी रेट घटेगा और बढ़ेगा। और इसका आंसर जो है वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कि वो एक जो व्यापारी होते हैं उनके हिसाब से जो है वस्तुओं का रेट निर्धारण किया जाता है। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जितनी ज्यादा मांग होगी उस हिसाब से आपूर्ति होती है, उसी हिसाब से रेट वहां का डिफाइन किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो वो जो है इसको हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं। और इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है कि एक प्रकार होता है मुक्त बाजार जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है। और जो इसमें दिया है समाजवाद, समाजवाद जो है कि रसिया में लागू होता है, क्योंकि वहां पे अगर इंटरप्रेन्योर कोई भी कंपनी बनाता है तो उसको फिर सरकार के द्वारा सरकार उसको अपने पास अपने नियम और कानून से रेगुलेट करने लगती है। और वहां पे जो है कि जो लोग हैं उनके सहायता और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका सरकार अपने हिसाब से वितरण करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित मतलब कि जो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो जो है कि मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित होती है। और इसका एग्जांपल जो है रसिया में है, क्योंकि रसिया में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब सारी सरकारी और सार्वजनिक कंपनियां हैं। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। और विदेशी निजी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी जो है कि अपनी खुशी और अपने पर्सनल लाभ के लिए जो चीजें यूज करते हैं उनको हम लोग निजी अर्थव्यवस्था में काउंट करते हैं। और यहाँ पे चीज जो है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेगुलेट होती है। और इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, सार्वजनिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को कहा जाता है। जीवित जन्मों की संख्या, तो जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग जन्म दर कहते हैं, जिसको हम लोग जन्म दर जो है प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को काउंट किया जाता है। और यहाँ पे मृत्यु दर में वही होता है कि प्रति 1000 पे कितने व्यक्ति मर रहे हैं, उनका होता है। प्रजनन दर में प्रति 1000 व्यक्तियों पे इनका जो प्रजनन का रेट होता है उसको हम लोग प्रजनन दर कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिया है कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दिया है कि द्वितीयक बाजार पूर्व निगमन प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार होता है। और इसमें दिया है कि आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में निभाता है एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार, न्यू इश्यू मार्केट के भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन जो है कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। और ये ऑप्शन भी सही है। और ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत होगा, और लेकिन यही ऑप्शन सही है क्योंकि पूछा है कि कौन सा गलत है। और ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में निभाता है। तो ये सरकार यहाँ पे जो दिया है आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र मतलब जिसमें कि सरकार और जो है कि सरकार बाहर से जो कंपनियों को लाती है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ छूट दी जाती है, कुछ उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिसके कारण कि वो कंपनियां भारत में अपना निवेश लाए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मारुति उद्योग लिमिटेड।
ये दोनों कंपनियां तो सरकारी कंपनियां हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको कि हम लोग अमूल बोलते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी होती है और यही एक जो है कि संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। तो आपके 15 क्वेश्चन हो गए साथियों। तो ऐसा आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो हमको आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले सेशन में आपके अनुसार और भी क्वेश्चन ला सके। धन्यवाद।